In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस, लेकिन ये पार्ट 2 है लेक्चर का, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्स के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले हमने जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जब हम डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं तो प्राइमरीली हमारे पास दो चीज़ें पढ़ने में आती हैं, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, और एक प्रॉब्स। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे लेवल पे हमने किन चीज़ों को याद रखना है, हमने इन दो चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है ना। ये सारी वही बातें हैं। ठीक है ना। इसको हम आज वाले लेक्चर में स्किप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी बातें की थी। ठीक है ना। एक पैराग्राफ मुझे मिला था बुक के अंदर पढ़ते हुए। ठीक है ना। तो मैंने सोचा यहाँ पे आपके साथ उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इन हिज मार्वेलस बुक, ठीक है ना, जीनोम, मैट राइडली रॉट। ठीक है ना। मैट राइडली एक बंदा था। ठीक है ना। उसने क्या किया, एक बुक लिखी, उसका नाम जीनोम था। ठीक है ना। उस जीनोम बुक की तारीफ की जा रही है। उसमें उसने क्या लिखा उस बंदे ने, इमेजिन दैट ह्यूमन जीनोम इज अ बुक। ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम एक बुक है। जीनोम क्या होता है, आपका टोटल जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। एक सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है हम उसको जीनोम कह रहे हैं। एक ह्यूमन के अंदर जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको भी हम जीनोम कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमन जीनोम एक बुक की तरह है, एक किताब की तरह है। अब उस किताब के चैप्टर्स होंगे। ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हैं किताबें और आपके चैप्टर्स हैं, जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, इसी तरह से जीनोम जो है ना उसके भी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। और उन चैप्टर्स को क्रोमोसोम कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम्स के। ठीक है ना। और इनको हम होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। ठीक है ना। 46 में से 23 क्रोमोसोम्स मदर में से आते हैं, 23 फादर में से आते हैं। ठीक है ना। तो टोटली आपके पास 46 क्रोमोसोम है। बेहतर तरीके से कहा जाए तो 23 पेयर्स हैं। ईच चैप्टर, हर चैप्टर यानी हर क्रोमोसोम में हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं, हर चैप्टर में कहानियां हैं। ठीक है ना। उनको हम जीन्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम पे जीन होती है। ठीक है ना। बहुत सी जीन्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होंगी। ईच स्टोरी इज मेड अप ऑफ पैराग्राफ। अब हमारे पास जितनी भी जीन्स है ना, ठीक है ना, उनके अंदर हमारे पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है ना। हर स्टोरी में पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है। कहानी में पैराग्राफ्स होंगे। यहाँ पे स्टोरी को हमने जीन कहा है, लिहाजा हम पैराग्राफ्स को क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे और इंट्रॉन कहेंगे। ठीक है ना। क्रोमोसोम या जीन के वो पोर्शंस जो कि एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है ना। ई से एक्सॉन, ई से एक्सप्रेस, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं वो एक्सॉन्स हैं। और नॉन एक्सप्रेसिव पार्ट को जो कि इंट्रोवर्ट है उनको हम कहते हैं वो इंट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास एक्सप्रेसिव पोर्शन भी होता है, नॉन एक्सप्रेसिव पोर्शन भी होता है। और हर पैराग्राफ जो है उसमें वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। और वर्ड्स को उसने कोडॉन कहा हुआ है। ठीक है ना। और हर वर्ड के अंदर लेटर होते हैं और लेटर को उसने बेसिस कहा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स कहा हुआ है। ठीक है ना। जिसमें हमारे पास डीएनए के केस में ये 4 बेसिस आ रही हैं। ठीक है ना। तो प्राइमरीली बेसिकली आपके पास एक बुक है, बुक के आगे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की आगे स्टोरीज हैं, स्टोरीज के आगे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के आगे वर्ड्स हैं, वर्ड्स के आगे लेटर्स हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास जीनोम है, जीनोम के बाद क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के बाद जीन्स हैं, जीन्स के बाद एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के बाद हमारे पास कोडॉन्स आ रहे हैं और कोडॉन्स के बाद हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरती से हमारे जेनेटिक मटेरियल को डिज़ाइन किया गया है बनाने वाले की तरफ से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए प्रोब्स की, जो कि आज का हमारा मेन लेक्चर है। मैनी ह्यूमन डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डीएनए एंड आरएनए प्रॉब्स। कुछ तो याद आ रहा होगा। यस, ये लास्ट लेक्चर की लाइन है। ठीक है ना। व्हाट इज अ प्रॉब, एक प्रॉब क्या होता है। अब आपने ना एक मूवी देखी थी कभी बचपन में, एक ड्राइवर होता है, ठीक है ना, उसके साथ पैसेंजर बैठ जाते हैं, तो वो पैसेंजर उस ड्राइवर से उसका नाम पूछते हैं। ठीक है ना। और वो ड्राइवर क्या करता है, वो अपना नाम बताना शुरू करता है। ठीक है। और वो नाम बताते बताते इतना लेंथी नाम हो जाता है, ठीक है, कि पूरे सफर में सिर्फ वो नाम ही बताता रह जाता है। ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम भी उसी तरह से करेंगे। हम पहले इजी वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मीडियम वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम हार्ड वाली
डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इजी डेफिनेशन क्या है, प्रॉब होता क्या है, अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। अब नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब के केस में हमारे पास डीएनए की भी सिंगल स्ट्रैंड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये खुद बनाया हुआ है, ठीक है, हमने खुद इसको डिजाइन किया हुआ है। तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका पीस यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये प्रॉब है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये सिंपल इस तरह से, तो ये आपके पास फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए एक स्ट्रैंड बन गई, ठीक है। और ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है ना। और ये 5 प्राइम एंड हम कह लेते हैं, ये 3 प्राइम कह लेते हैं। पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये पिक्चर देखिए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उन्होंने शो किया हुआ है। इसमें जो बेसिस होंगी वो कौन सी होंगी, गवानीन होगी, साइटोसिन होगी, थायामीन होगी, एडेनिन होगी, ठीक है ना। और अगर आरएनए है तो फिर गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल होगी। तो यहाँ पे इजी डेफिनेशन हमने कर ली। अब हम चलते हैं मीडियम डेफिनेशन की तरफ, ठीक है ना, जो थोड़ी सी मुश्किल है। अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, डीएनए या आरएनए का शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, ठीक है ना। ये क्या बात कर दी, आपके पास सपोज ये एक आरएनए है, ठीक है, इस आरएनए के ऊपर ये उसकी बेसिस है। सपोज यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है AGCA, ठीक है ना, ये सीक्वेंस है, ये आरएनए पे है, ठीक है। सपोज ये इतना हिस्सा जो है ना यहाँ पे है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है, मैंने इस सीक्वेंस को फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं इस सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकता हूँ अगर, तो मतलब मैं पूरे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस सीक्वेंस की मदद से। मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाऊंगा, ठीक है ना, जैसे TCGT, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये स्ट्रैंड है हमारे पास। अब ये जो व्हाइट में मैंने शो किया है ये बेसिकली प्रॉब है, ठीक है ना, ये एक प्रॉब है। इस प्रॉब को मैंने क्या किया, सैंपल में डाला, इसने क्या करना है, इसने जाके बाइंड कर जाना है अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, जिसकी वजह से सैंपल के अंदर ये जो आरएनए था इसको मैंने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो हमारे पास किसी भी सैंपल के अंदर, कोई भी सैंपल है, उसमें सपोज हमारे पास कोई डीएनए पड़ा हुआ है, कोई आरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको पता है डीएनए या आरएनए पे स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, खास जगह पे खास सीक्वेंसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसको प्रॉब कहते हैं, और हम प्रॉब के जरिए उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, और जिस सीक्वेंस को हम डिटेक्ट करते हैं उसको टारगेट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर ये पिक्चर देखें, हमारे पास एक डीएनए सैंपल है, ठीक है ना। सपोज ये डीएनए का सैंपल है, मैंने आरएनए की एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस डीएनए सैंपल को आइसोलेट कर लिया, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से, उसकी बॉडी से, सपोज बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से मैंने उसका डीएनए निकाल लिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मैंने इसको डिनेचर करना है। डिनेचर करने के बाद इसकी हमें 2 स्ट्रैंड्स मिलेंगी, ठीक है ना। अब दोनों में से एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाली, इसको मैं पिक कर लेता हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के लिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया होगा, मैंने प्रॉप बना के रखे होंगे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। मैंने जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए सैंपल से रिकॉग्नाइज करना है, मैंने उसके लिए डीएनए प्रॉप्स बना के रखे हुए हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ। और मैंने क्या किया हुआ है, उन प्रॉप्स के साथ कोई मॉलिक्यूल अटैच किया हुआ है, उन प्रॉप के साथ मैंने कोई मॉलिक्यूल अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। जब तक हम प्रॉप के साथ कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अटैच नहीं ना करते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉप जाके हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड किया कि नहीं किया, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल अटैच करना लाजमी है, बेसिकली इसको हम लेबलिंग कहते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही प्रॉप को एंटर कर देता हूँ सोल्यूशन के अंदर, प्रॉप तो फिर भी जाके बाइंड कर जाएगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है ना। लेकिन मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इस बाइंडिंग को मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं साथ में कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगा के भेजूंगा प्रॉप के, जिसके जरिए से मैं क्या कर सकता हूँ, डिटेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि हमारे पास प्रॉप चला गया है, जाके बाइंड कर चुका है, ठीक है। अब तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रॉप जो है वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाके बाइंड कर चुका है, और हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रोमोसोम के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने उसकी लोकस को पहचान लिया है, ठीक है ना।
हमने उसकी लोकस को पहचान लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, denature the DNA sample and combine with the DNA probe are complementary to the gene of interest and labeled with a molecular beacon, ठीक है ना। ये वही बात है कि हम कोई मॉलिक्यूल लगाते हैं प्रॉब के साथ, फिर ही हम उसको सैंपल में ऐड करते हैं ताकि हम डिटेक्ट भी कर सकें उसकी अटैचमेंट के बाद। DNA probes will bind to the gene of interest if it is present in the DNA sample, ठीक है ना। DNA probe DNA सैंपल से तब ही बाइंड करेगा जब वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला प्रॉब रखा हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का और प्रॉब का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज पक्की तरह पता चल जाए, ठीक है ना। अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट उधर नहीं होगी, प्रॉब किसी और सीक्वेंस से बाइंड नहीं करता, क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सपोज आपके पास अगर सीक्वेंस है ना AGTAG, ठीक है, तो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री TCATC यही बाइंड कर सकती है, इसके अलावा बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हार्ड लेवल की तरफ, ठीक है ना। हम जो मुश्किल डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। इन बायोटेक्नोलॉजी a probe is a fluorescent or radioactive or enzymatically labeled fragment। अभी हमने ऊपर बात किया ना कि प्रॉब के साथ हम कोई मॉलिक्यूल लगाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की तीन तरह की टाइप्स हो सकती हैं। फ्लोरिसेंट टाइप का हम मॉलिक्यूल अटैच कर सकते हैं, हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच कर सकते हैं, हम कोई एंजाइम अटैच कर सकते हैं। किसके साथ? प्रॉब के साथ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको लेबलिंग कहते हैं। लेबल्ड फ्रैगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। तो हम बेसिकली प्रॉब की बात कर रहे हैं कि लेबल्ड प्रॉब को ऑफ द वेरिएबल लेंथ, जिसकी लेंथ वेरिएबल होती है, क्या इसकी टिपिकल लेंथ हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ठीक है ना। इतने न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है किसकी? एक प्रॉब की। विच इज यूज्ड इन द DNA or RNA samples to detect the presence of specific nucleotide sequence that are complementary to the sequence in the probe, ठीक है ना। आई होप सो ये बात दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ चुकी होगी कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब बाइंडिंग क्या होता है, किस प्रिंसिपल की बेस पे प्रॉब बेसिकली बाइंड करता है, तो हम इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कि अगर एक प्रॉब है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके बाइंड करता है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उसको हम बेस पेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात होगी, आसान सी बात होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ अ प्रोब, ठीक है। एक प्रॉब के क्या फीचर्स होते हैं? इसके लिए निमोनिक है ई क्लास, ठीक है, जिसमें एल और एस दो दफा आएंगे, ठीक है ना। और भी निमोनिक आपको कोई अच्छा सा आता है आप बना सकते हैं इसी से, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये निमोनिक यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले कंपोजिशन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ प्रॉब। एक प्रॉब की क्या कंपोजिशन होती है, वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही तो है, इसके अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं। और साथ में हमने इसके साथ क्या अटैच किया हुआ है? कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, कि हमने साथ में कोई मॉलिक्यूल अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ क्या होती है एक प्रॉब की? तो अभी हमने पढ़ा कि 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान इसकी लेंथ वेरी करती है, ठीक है। बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि 15 या 20 न्यूक्लियोटाइड से 1000 के दरमियान इसकी लेंथ वेरी करती है, लेकिन हमने अपनी बुक वैल्यू को फॉलो करना है, ठीक है ना, अपने बोर्ड्स को फॉलो करना है। स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है या ज्यादा होती है? आंसर इज इट इज हाईली स्पेसिफिक। एक प्रॉब हाईली स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेगा, ठीक है ना। तो ये बात भी होगी। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। प्रॉब की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो आंसर है प्रॉब शुड बी हाईली स्टेबल, ठीक है। एक प्रॉब को हाईली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि प्रॉब जो है उसको अटैच किया है तो उसने हाइब्रिडाइजेशन की ही नहीं बेसिकली, या सपोज अगर उसने हाइब्रिडाइजेशन की है तो वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बड़ी आसानी से उतर गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक प्रॉब की एफिनिटी जो है, अफिनिटी का मतलब होता है कि बाइंड करना किसी चीज को अपने साथ। तो अफिनिटी का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब जो है किसी डीएनए सैंपल से कितना स्ट्रांगली बाइंड करता है, ठीक है, या किसी आरएनए सैंपल से कितना स्ट्रांगली बाइंड करता है। ये अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे पास प्रॉब की बाइंडिंग के बाद
हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है बेसिकली, जिसकी हमने डिटेक्शन करनी है, वो हाईली स्टेबल हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं तो इजीली लेबल्ड, हम इसको इजीली लेबल कर सकते हो। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम इजीली लेबल कर सकते हैं। लेबलिंग के 3 तरीके हैं। हम किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ लेबल कर सकते हैं प्रोब को। ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस 32, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रोब को लेबल कर सकते हैं। यानी प्रोब के साथ इसको अटैच कर दिया और फिर उसके बाद प्रोब को अलाउ किया कि वो क्या करे, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से जाके बाइंड कर दे। ठीक है ना, सैंपल के अंदर। फिर हम कर सकते हैं फ्लोरिसेंट लेबलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई डाई लगा देते हैं। ठीक है, कोई कलर लगा देते हैं, कोई कलर सब्सटेंस लगा देते हैं, किसके साथ, प्रोब के साथ। ठीक है ना, और तीसरी हमारे पास लेबलिंग होती है एंजाइमेटिक लेबलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोब के साथ कोई एंजाइम लगा देते हैं। बेसिकली दो एंजाइम होते हैं, दो तरह के एंजाइम होते हैं जो हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। एक होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एक होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और एक होता है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, तो ये दो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, इनको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं कि हम प्रोब के साथ इनको अटैच करें और प्रोब की लेबलिंग करें। ठीक है ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, जिसको एचआरपी भी कहते हैं। देन हमारे पास है लैक ऑफ इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। एफिनिटी की हमने बात कर ली कि इट शुड हैव हाई एफिनिटी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अब याद रखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मैंने ये एक स्ट्रेन बनाई है, एक स्ट्रैंड बनाई है, एक लंबी सी चेन बनाई है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है ना, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अपने अपने ही अंदर कुछ ऐसे एरियाज हों। ठीक है ना, जैसे ये मैं रेड वाले एरियाज बना रहा हूँ जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये दोनों रीजन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में हमारे पास इस तरह से एक हेयर पिन लूप बन जाएगी। ठीक है ना, कि हमारे पास ये वो एरियाज थे जिनकी आपस में बाइंडिंग एबिलिटी थी। इन्होंने क्या किया, आपस में क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए। ठीक है ना, ये सेंट्रल एरिया जो है, ये जो यहाँ पे बल्ज बना रहा है, ठीक है ना, ये सेंट्रल एरिया जो बल्ज बना रहा है, ये वाला एरिया है। इसको मैं व्हाइट से शो कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सेंट्रल एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो चीज ऐसे स्ट्रेट थी ना, ये अब ऐसे बेसिकली हमारे पास हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये दो सीक्वेंसेस इन्होंने आपस में क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखें, एक सिंगल स्ट्रैंडेड हमारे पास सीक्वेंस था। अब चूंकि देखें यहाँ पे अपनी ही स्ट्रैंड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। ठीक है ना, दो डिफरेंट जगह पे, तो वो दो डिफरेंट एरियाज एक दूसरे के पास आ जाते हैं और अपनी ही स्ट्रैंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, और हमें हेयर पिन देखने को मिलती है, हेयर पिन लूप देखने को मिलती है। ठीक है, और इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होने चाहिए किसी प्रॉब के अंदर। ठीक है ना, इट शुड लैक इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, इसको हेयर पिन लूप नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये अगर खुद के साथ ही अपने अंदर ही बाइंडिंग कर लेगा तो हमें क्या ही फायदा होगा, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इट शुड बी लीनियर, दूसरे अल्फाज में इट शुड बी लीनियर। ठीक है ना, ताकि हम क्या करें, इसको सिंपली सैंपल में जब ऐड करें, ठीक है, तो ये अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये जाके उसके साथ बाइंड कर जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब की कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म टू डिटेक्ट आ सैंपल। ठीक है ना, सैंपल डीएनए और सैंपल आरएनए, यानी जो टारगेट डीएनए है या टारगेट आरएनए है, हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 7 स्टेप होते हैं। देयर आर 7 स्टेप्स कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम डिटेक्शन करते हैं सैंपल की। सबसे पहला है कि सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, जिसको एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं या प्योरिफिकेशन भी कहते हैं। हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया का सेल है, कोई ह्यूमन का सेल है, हमने उससे क्या किया, हमने उस डीएनए या आरएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, हमने डीएनए या आरएनए को, हमने अपने सैंपल को, टारगेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन, और ये ऑप्शनल स्टेप है, दफा जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास डीएनए सैंपल बहुत बड़ा है, ठीक है,
सपोज डीएनए सैंपल बहुत लार्ज है, डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए की लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है, तो लिहाजा इसको आइसोलेट करने में, इसको सेल से निकालने में हमें मुश्किल हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। उन सारे फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। यानी अगर पूरा का पूरा डीएनए जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से आइसोलेट नहीं हो पा रहा, तो हम उसको फ्रेगमेंटेशन के जरिए पहले तोड़ेंगे और वो सारे फ्रेगमेंट्स उनको हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम एंजाइम्स के जरिए तोड़ सकते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस के जरिए तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी आपके पास बात हो गई। और ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है तो हम सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 जो एक्चुअल स्टेप है वो है डिनेचरेशन, ठीक है। सपोज अगर हमने डीएनए मॉलिक्यूल उसको पिक किया ना, तो हमें डिनेचरेशन करनी पड़ेगी। डिनेचरेशन करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाए स्ट्रैंड्स के दरमियान, और स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास डिनेचरेशन स्टेप है। क्योंकि अगर आपके पास दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी रही तो फिर प्रोब कहाँ आके अटैच होगा, कहीं पे भी नहीं। तो दोनों स्ट्रैंड्स को हमने अलग कर दिया ताकि आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए के साथ अटैच कर सके, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप होता है डिनेचरेशन। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, इमोबिलाइजेशन, जिसको फिक्सेशन भी कहते हैं, ऑफ द सैंपल डीएनए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास ये एक सोल्यूशन था, ठीक है ना, इसके अंदर हमने क्या किया, डीएनए को ऐड किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डीएनए को निकालूंगा और इसको किसी चीज के ऊपर फिक्स करूंगा, ठीक है ना। ये डीएनए इस सैंपल के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर तैर रहा था, ठीक है ना, इसके अंदर घूम फिर रहा था। मैंने क्या किया, मैंने इसको बाहर निकाला और सपोज मेरे पास कोई ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, एक पेपर है। मैंने क्या किया, मैंने इस पेपर पे इस डीएनए को फिक्स कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास प्रोब जो होगा वो इस डीएनए के साथ आके बाइंड कर लेगा इजीली, ठीक है ना। यानी आप इस मैकेनिज्म की, इस प्रोसेस की, इस प्रोसीजर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम अपने लिए इजी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब याद रखें कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी बुक में भी नहीं लिखी हुई और इतना जरूरी भी नहीं, लेकिन दो एग्जांपल्स चले आप याद रख लें, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आप मेम्ब्रेन्स को यूज करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स के अंदर। दरअसल दो तरह की ब्लॉटिंग टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, इसके अलावा भी होती हैं वैसे। एक होती है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, एक होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है ना। इन दोनों टेक्निक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मेम्ब्रेन्स को यूज कर रहे हैं, जबकि आपके पास फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश का मतलब क्या है, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम स्लाइड यूज कर लेते हैं। आपने ग्लास स्लाइड के बारे में अक्सर पढ़ा होगा, ठीक है ना, शीशे की स्लाइड होती है, तो हम वो यूज कर लेते हैं, या हम कोई मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट इन दोनों का मकसद क्या है, इन दोनों का मकसद ये है कि हम क्या करें, अपने सैंपल डीएनए को फिक्स कर लें या सैंपल आरएनए को फिक्स कर लें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में अगर हम बात करते हैं, हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ लेबल्ड प्रोब, ठीक है ना। हमने लेबल्ड प्रोब को एंटर करना है। लेबलिंग हमने कैसे करनी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जरिए, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस के जरिए, या किसी एंजाइम के जरिए। ये तीन हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हो गई। हम लेबलिंग करने के बाद प्रोब को क्या करेंगे, सैंपल डीएनए के साथ रिएक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, यानी कि हम प्रोब को उस सैंपल डीएनए वाली मेम्ब्रेन पे या उसकी स्लाइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है ना, दोनों के पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर वॉशिंग कर देंगे, ठीक है ना। सपोज आपके पास जो बाकी सैंपल्स हैं या बाकी चीजें हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ठीक है ना, ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं या ऐसे हिस्से हैं, ऐसे आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि प्रोब के साथ बाइंड नहीं करते, हमें उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहचाननी है अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, या हमने अपने टारगेट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानना है, उसको डिटेक्ट करना है, हमें बाकियों से अभी कोई गर्ज नहीं है फिलहाल। हम क्या करेंगे, हम वॉशिंग करेंगे ताकि बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे लूजली अटैच प्रॉप भी होंगे, वो भी धुल जाते हैं इसके साथ। ऐसे प्रॉप जो अटैच नहीं हो सके वो भी धुल जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो डीएनए होता है वो भी साफ हो जाता है। हमारे पास बाकी रह क्या जाता है, हमारे पास जो रिमेनिंग चीज होती है वो ये होती है हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड टारगेट डीएनए, या फिर जिसको हम आरएनए भी कह सकते हैं। तो जो हाइब्रिडाइज्ड आरएनए या डीएनए है ना, जिसने प्रोब को अपने साथ स्ट्रांगली अटैच कर लिया है, ठीक है ना, हाई एफिनिटी वाली बात की थी हमने, तो वो रह जाएगा वॉशिंग के बाद भी। और फिर हम क्या करते हैं, डिटेक्शन कर लेते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब डिटेक्शन जो होती है ना, वो कैसे होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रॉब अगर हम यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट प्रॉब यूज करते हैं, या एंजामेटिकली लेबल प्रॉब यूज करते हैं, तो तीनों को डिटेक्ट करने का डिफरेंट मैकेनिज्म है। सपोज मेरे पास ये एक क्या है, प्रॉब है, ठीक है ना, ये एक प्रॉब है। मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ लगा दिया फॉस्फोरस 32 को, ठीक है ना। इस प्रॉब को मैंने एंटर किया डीएनए सोल्यूशन में, ठीक है ना, डीएनए सोल्यूशन में डीएनए सैंपल से इसने रिएक्ट किया,
ठीक है, इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास प्रॉब है, इसके पास P32 फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसने क्या किया, खुद को अटैच कर लिया अपने टारगेट डीएनए के साथ। ठीक है, अब मैं इसको डिटेक्ट कैसे करूंगा, मैं इसको रेडियोग्राफी के जरिए, ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए इसको डिटेक्ट करूंगा। ठीक है ना। बेसिकली मेरे पास ये सारा जो एपरेटस पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है ना, ये मेम्ब्रेन है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक्सरे की एक फिल्म रख दूंगा। ठीक है ना, ये मैंने इसके ऊपर एक्सरे की फिल्म रख दी। ठीक है ना, और इस एक्सरे वाली फिल्म पे, ठीक है ना, ये जो एक्सरे फिल्म मैंने रखी है, ठीक है, ये एक्सरे फिल्म क्या करेगी, ये प्रॉब को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। यानी इसके ऊपर जहां जहां प्रॉब होगा ना, वहां वहां इस एक्सरे फिल्म के ऊपर ब्लैक कलर के बैंड बन जाएंगे। ठीक है ना, क्यों वहां पे बैंड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां जहां प्रॉब है वहां वहां फास्फोरस 32 भी है, और जहां जहां फास्फोरस 32 है वहां वहां से रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, और उस रेडियो एक्टिविटी को अपने अंदर एक्सरे फिल्म ने डिटेक्ट करने में हेल्प की है ब्लैक बैंड बना के। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई, आगे चलते हैं। फ्लोरेसेंस प्रॉब के अंदर क्या होता है, आपके पास आपने क्या किया, आपने इसी तरह प्रॉब के साथ कोई कलर लगा दिया, कोई डाई लगा दी, कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगा दिया, ठीक है, जिससे प्रॉब के अंदर फ्लोरेसेंस एबिलिटी आ गई। अब ये प्रॉब जाके अपने टारगेट डीएनए से बाइंड करेगा, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बनेगा। हम क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे इसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे हम इस सैंपल को रखेंगे और हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप के नीचे से रखते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिकली आप उसके ऊपर कोई लाइट फेंक रहे होते हो जो कि रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमें कलर नजर आता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, और उनके रात को भी उनके जो कपड़े होते हैं ना वो शाइन करते हैं। ठीक है ना, फ्लोरेसेंस एबिलिटी होती है, तो हमें इस तरह की चीज देखने को मिलती है। देन एंजाइमेटिकली लेबल्ड प्रॉब, इसके अंदर क्या होता है कि आपने प्रॉब के साथ कोई एंजाइम लगाया था। ठीक है ना, आपने क्या किया, प्रॉब को अलाउ किया टू हाइब्रिडाइज विद द टारगेट डीएनए। अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 प्रॉब थे। ठीक है ना, 100 प्रॉब थे, 100 टारगेट डीएनए थे, उनमें से मेरे पास सिर्फ 10 जो है ना वो अटैच हुए हैं, बाकी को मैंने वॉश कर दिया। अब वो 10 सैंपल है, उनको मैंने डिटेक्ट कैसे करना है, मैं क्या करूंगा, मैं उस एंजाइम का सबस्ट्रेट ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, मैं उस एंजाइम का सबस्ट्रेट ऐड करूंगा। अब जहां जहां पे रिएक्शन होगा, वो सबस्ट्रेट होता है कलरलेस। ठीक है, उस कलरलेस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम की तरफ से इनटू अ प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट होती है कलरफुल। ठीक है ना, यानी आपने क्या किया, आपने कलरलेस सबस्ट्रेट को ऐड किया। ठीक है, अटैचमेंट होने जाने के बाद एंजाइम ने क्या किया, उसको उसका सबस्ट्रेट मिला, उसने उसकी प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट कलरफुल है, मुझे 10 कलर स्पॉट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि वहां पे रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एंजाइम पड़ा हुआ है। ठीक है ना, प्रॉब के साथ वहां पे अटैचमेंट हुई पड़ी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हुई पड़ी है। तो ये आपके पास 3 तरह के मैकेनिज्म है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको जरा देखिए पिक्चर को। लेबलिंग, आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब है इसके साथ कोई लेबलिंग करते हैं, फिर आप डिनेचरेशन करते हैं। ठीक है ना, टारगेट सैंपल की, और उसके साथ क्या करते हैं, प्रॉब को अटैच करवाते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर आप उसकी डिटेक्शन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका, डेफिनेटली मशीन्स के जरिए एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी थी, ये सारी चीजें थी कि हम कैसे अपने टारगेट डीएनए को अप्रोच करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रॉब के जरिए। एप्लीकेशन क्या है, हमने पढ़ तो लिया प्रॉब टारगेट डीएनए के साथ मैच कर रहा है, बाइंड कर रहा है, लेकिन इसका हमें क्या फायदा होगा। ठीक है ना, मैंने इस चीज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है ना, आप 3 ग्रुप्स की फॉर्म में इसको याद कर लें। ठीक है ना, सबसे पहला ग्रुप ये है कि आप क्या करते हैं, प्रॉब को यूज करते हैं टू डिटेक्ट आ स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। सबसे इजी बात मैंने पहले लिख दी कि आप क्या करेंगे, आप प्रॉब को यूज करेंगे टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक पीस ऑफ आरएनए और स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, सच एज इन ब्लॉटिंग टेक्निक, ये उसकी एग्जांपल है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब को यूज कर सकते हैं इन डायग्नोसिस। ठीक है, पहली चीज थी डिटेक्शन ऑफ टारगेट डीएनए या फिर टारगेट आरएनए। दूसरा हमारे पास क्या ग्रुप है, वो ग्रुप है डायग्नोसिस का। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब के जरिए इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल या बैक्टीरियल डिजीज, इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे डायग्नोसिस करते हैं, हम इनका डीएनए लेंगे और प्रॉब के जरिए डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, बेसिकली ये हमारे पास पैथोजन स्पेसिफिक प्रॉब्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बैक्टीरियल या वायरल डीएनए वाले सैंपल में, और हमारे पास वहां पे क्या हो जाता है, डिटेक्शन हो जाती है। एंड जेनेटिक डिजीजेस, आप इन्फेक्शियस डिजीजेस और जेनेटिक डिजीजेस को क्या करते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्यों होती है, आपके पास हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन। बीटा चेन के ऊपर आपको पता है, बीटा चेन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, एक प्रोटीन चेन है। ठीक है, अब बीटा चेन के 2 किनारे होंगे हर प्रोटीन चेन की तरह, एक कार्बोक्सिल एंड होगा, एक अमाइनो एंड होगा। अगर हम बीटा चेन के अमाइनो एंड से शुरू करें तो हमें पोजीशन नंबर 6 पे, ठीक है, पोजीशन नंबर 6 पे म्यूटेशन मिलेगी।
किस डिजीज में? सिकल सेल एनीमिया में। नॉर्मल आपके पास हीमोग्लोबिन है, उसकी नॉर्मल 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। सिकल सेल एनीमिया में आपके पास हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के ऊपर अमाइनो टर्मिनल से 6 पोजीशन के ऊपर आपको कोई और अमाइनो एसिड मिलेगा। वो कोई और अमाइनो एसिड क्यों वहां पे आया? क्योंकि आपके पास डीएनए सीक्वेंस खराब था, ठीक है ना। उस अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो कोडॉन था वो तब्दील हो गया, जिसको हम सिंपली म्यूटेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखें, हम क्या कर सकते हैं, हम उस म्यूटेशन को, बेसिकली रूट कॉज क्या है, बेसिकली उसकी रीजन क्या है? रीजन डीएनए के अंदर है ना। डीएनए की वजह से ही तो आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और वहां पे रॉन्ग अमाइनो एसिड आ रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे बात करें, हम प्रोब को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द म्यूटेशन इन द जीनोम, ठीक है ना। तो पैथोजन के लिए तो हम पैथोजन स्पेसिफिक प्रोब रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। जबकि आपके पास जेनेटिक डिजीज होती है, उसके लिए म्यूटेटेड जीन स्पेसिफिक प्रोब आपके पास होते हैं, ठीक है। ये आपने बनाए हैं मेहनत करके। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड द डीएनए प्रोब्स आर बीइंग यूज्ड एज वेरी सेंसिटिव टूल्स, ये आपने लास्ट लेक्चर में भी लाइन पढ़ी थी, इन बायोटेक्नोलॉजी टू डायग्नोज द डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। आप पैरासाइट स्पेसिफिक प्रोब भी यूज करते हैं, यानी कि प्रोटोजोअल और हेलमिंथल डिजीजेस जो होती हैं इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बात कर ली डिजीजेस की, ठीक है। उसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस आ गई, उसमें जेनेटिक डिजीजेस आ गई, ठीक है ना, उसमें पैरासिटिक डिजीजेस आ गई। फिर हम बात करते हैं कैंसर की। आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे? कैंसर होता क्यों है? म्यूटेशन इन द जीन, ठीक है ना। कुछ जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल के साइकिल को रेगुलेट कर रही होती हैं कि सेल ने कब कब अपने आप को डुप्लीकेट करना है, कब कब अपने आप को उसने डिवाइड करना है, ठीक है ना। लिहाजा उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो जाता है, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय द डिटेक्शन ऑफ ऑन्कोजेनिक जीन, ठीक है ना। वो ही जीन जो कि आपके पास पहले उसके सेल साइकिल को रेगुलेट कर रही थी अच्छे तरीके से, उसमें म्यूटेशन हो गई, अब वो एक ऑन्कोजेनिक जीन बन चुकी है, ठीक है ना। लिहाजा उसको हम प्रोब के जरिए डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, आप क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मेलिटीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। आपके पास टोटल कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। हर पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 2 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेयर नंबर 21 जो होता है ना, उधर आपके पास 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, इसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है, उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम बेसिकली चूंकि क्रोमोसोमल इशू की वजह से हमारे पास हो रहा है, इस वजह से हम डीएनए प्रोब के जरिए इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास डायग्नोसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? डिटेक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दूसरा क्या था? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में भी 3 चीजें थी, कैंसर था, ठीक है, और पैथोजेंस थे, और हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ग्रुप की। तीसरे ग्रुप में हमारे पास क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पीसीआर, पीसीआर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको आता है। उसमें आपको पता है आप क्लोनिंग करते हैं, आप जीन को एम्पलीफाई करते हैं, तो वो जो एम्पलीफिकेशन है ना, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने हैं प्रोब के जरिए, ठीक है ना। प्रोब के जरिए आप उन मॉलिक्यूल्स को, उन एम्पलीफाइड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, आप एक जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोमिक मैप बना रहे हैं, ठीक है ना। उस लाइब्रेरी में आपने डिफरेंट जीन्स रखी हुई हैं कि ये इंसुलिन की जीन है, ये इस चीज की जीन है, ये उस चीज की जीन है, ठीक है ना। तो वहां पे डिफरेंट जीन्स की डिटेक्शन के लिए आपने क्या किया है, आपने प्रोब बनाए हुए हैं। फोरेंसिक स्टडी के लिए भी आप यूज करते हैं। क्रिमिनल और सस्पेक्ट, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोब को यूज करते हैं। जैसे कि क्रिमिनल साइड है, जहाँ पे कोई जुर्म हुआ है जिस जगह पे, हम वहां से डीएनए सैंपल ले लेंगे, हमें जिस पे शक होगा उसका डीएनए और हम इस वाले डीएनए को आपस में मैच कर लेंगे, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोब्स का यूज करते हैं इस सारी टेक्निक के अंदर। अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी स्टडीज की, उसमें भी हम प्रोब्स का यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट द डीएनए सीक्वेंसेस, टू फाइंड द डीएनए सीक्वेंसेस। और इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम टेक्सोनोमी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट क्लासेस को स्टैब्लिश करते हैं, हम फाइलेटिक लीनिएज को स्टैब्लिश करते हैं। फाइलेटिक लीनिएज आपको अगर नहीं पता, चैप्टर नंबर 1 जाके पढ़ें बायो का, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप एमडी कैट में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको फाइलेटिक लीनिएज का पता नहीं होगा, आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, द डीएनए प्रोब्स आर मोर सेंसिटिव देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड द प्रोसेस टेक्स आवर्स इंस्टेड ऑफ द वीक्स। यहाँ पे इसके डिफरेंस की तरफ अब हम आ गए हैं, हम लास्ट हिस्से की तरफ आ गए हैं, लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। हमने जितनी भी डिस्कशन की है, जो भी अभी तक पढ़ा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ा है, प्रोब्स पढ़ा है, हम अब इनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। जब हम डिफरेंस करेंगे, हमें तब पता चलेगा कि हम किस चीज को कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और इससे हमारा नॉलेज भी दोबारा से पॉलिश होगा। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जो भी हमने लेक्चर्स लिए हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है, उसको हम रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले केमिकल नेचर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की केमिकल नेचर क्या है, अपने आप से सवाल करें और इसका जवाब दें। अगर आपको पता है एंटीबॉडीज का, तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती हैं।
ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कह देते हैं, ठीक है ना, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कह देते हैं। जबकि प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स आर जस्ट आ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, रैंडम और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इज द राइट आंसर। देन सोर्स क्या है हमारे पास, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस जगह से प्रोड्यूस होती हैं, आंसर है हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या करता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। प्रॉब की बात करें, उनकी सोर्स क्या है, प्रॉब की दो तरह की सोर्सेज हो सकती हैं, ठीक है ना। एक तो हम प्रॉब सिंथेसाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मशीन है, डीएनए सिंथेसाइजर, आरएनए सिंथेसाइजर मशीन बेसिकली, उसको हम कमांड देंगे, वो हमें वो सीक्वेंस बना के दे देगा जो हमें सीक्वेंस चाहिए होगा, ठीक है ना। जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्सेज से भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्स को हासिल करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सेल से भी प्रॉप को हासिल करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, लैब्स के अंदर होती है, ठीक है ना, लेबोरेटरी के अंदर होती है। आपने जो हाइब्रिडोमा सेल का कल्चर बनाया होता है ना, वहां से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि प्रॉप का अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम इसकी प्राइमरीली जो फॉर्मेशन करते हैं वो केमिकल फॉर्मेशन करते हैं, इसको केमिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, मशीन के जरिए, या हम इसको किसी सोर्स से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन टारगेट, एक एंटीबॉडी का टारगेट क्या होता है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एन एंटीबॉडी, आंसर इज एंटीजन। तो हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से एंटीजन को टारगेट करते हैं। जबकि प्रॉप का टारगेट क्या होता है, एक डीएनए सीक्वेंस या एक आरएनए सीक्वेंस, ठीक है ना। अगर प्रॉप खुद एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट भी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही होगा, तो डीएनए आरएनए सीक्वेंस इज राइट आंसर। फिर हम बात करते हैं बाइंडिंग मैकेनिज्म, कैसे बाइंड करते हैं, ठीक है ना, दोनों। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं बेसिकली ये अपने एंटीजन से बाइंड करते हैं वाया द एपिटोप, तो ये एंटीजन है, ये एंटीजन का एपिटोप वाला एरिया है, ठीक है। ये आपके पास एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी का पैराटोप वाला एरिया है, ठीक है ना। और इनके दरमियान फिजिकल बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉप के केस में, तो आपको पता है यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी। बेस पेयरिंग किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, बात खत्म। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ यूजेज, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, हमने पढ़ी हैं, हम मेन सिंगल लाइन इसका आंसर देते हैं, और वो ये यूजेज है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, या फिर हम सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि एंटीजन भी सेल पे ही होता है, तो हम उसकी डिटेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप के केस में इसका पर्पस क्या है यूजेज का, डिटेक्शन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट की डिटेक्शन कर सकते हैं, म्यूटेटेड जीन की डिटेक्शन कर सकते हैं, कोई आरएनए सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डीएनए या आरएनए सीक्वेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में पढ़ा था कि सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है, लैब में होती है, हम एक चूहा पकड़ते हैं, उसकी स्प्लीन को रिमूव करते हैं, हम फिर केमिकल्स भी यूज करते हैं, हम सेल्स को सेपरेट करते हैं, सारा प्रोसेस होता है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रॉप के केस में देखा जाए ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है ना, आपने सिंपल एक मिल्क शेक बनाना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने दूध डाला, उसमें आपने क्या किया, मैंगो डाल दिया, आपने बटन ऑन कर दिया और आपको चीज़ मिल गई बन के। इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने मशीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह डाल दिए, ठीक है ना, आपने उसको उसकी बाकी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, मीडियम प्रोवाइड करना है, आपने बटन दबाना है, उसको आपने कमांड देनी है, मुझे ये सीक्वेंस बना के दे दो, उसने आपको प्रॉप बना के दे देना, ठीक है ना। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर यहाँ पे बात करते हैं ना प्रॉप के केस में, तो इसमें प्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाना स्लो है, ठीक है ना, इनको बनाना स्लो है, इसमें हमें जो टाइम लगता है दैट इज वीक्स एंड इवन अप टू मंथ्स समटाइम्स, ठीक है ना। लेकिन आपको प्रेफर करने को आएगा तो आपने वीक्स को प्रेफर करना है, आपकी बुक की लाइन है। ऑन दी अदर हैंड प्रॉप्स को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है आपको,
घंटों से सिर्फ दिन तक का टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, आवर्स टू डेज, ठीक है ना। तो इसमें से भी प्रेफर करना है आवर्स को, आपने प्रेफर करना है, ठीक है ना। तो ये घंटों में काम हो जाता है, इसमें हफ्ते लग जाते हैं। तो लिहाजा ज्यादा जल्दी आप किस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप प्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है। किसी भी चीज को करने के लिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ, ठीक है ना। आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हर टीचर जो है ना वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, एंड हर बंदा है, उनके अपने अपने पढ़ाने के अंदाज है। मेरा पढ़ाने का अंदाज अपना है, ठीक है ना। आप बुक से या किसी स्लाइड से या किसी और चीज से डेटा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की शनाख्त को कॉपी नहीं कर सकते, किसी की आइडेंटिटी, किसी की नेचर को कॉपी नहीं कर सकते। किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है ना, उसको आप क्लोन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरह से आपका मैकेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपको मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ ना, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा किसी चीज़ को आपने करना हो ना, उसको बेसिक से पकड़ा करें, उसकी बुनियादी चीज़ से पकड़ा करें। जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी के हवाले से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, कि पता नहीं किस चीज़ की ज़्यादा स्टेबिलिटी है। आपको पता है ना कि आपके पास एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और आपको ये भी फिर पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स हैं अगर, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन भी तो है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव इतना नहीं होती। तो हम यहाँ पे बात उनकी कर ही नहीं रहे, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें, और एंटीबॉडी ग्लोबुलिन है। तो ग्लोबुलिन टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज से इनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो डीएनए वगैरह है, जो आरएनए वगैरह है, नो डाउट इनको भी हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो इनका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखें, ज्यादा नुकसान या ज्यादा जल्दी या ज्यादा सेंसिटिव टू टेम्परेचर या इमीडिएटली जो डिनेचरेशन होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन्स की होती है, ठीक है ना। ये चीज आपने पढ़ी है। हम जब भी बात करते हैं ना बुखार की, या हम जब भी बात करते हैं हाई टेम्परेचर सिचुएशन की, तो हम एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं, भाई एंजाइम डिनेचरेशन, भाई एंजाइम डिनेचरेशन, प्रोटीन डिनेचरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया। ये सारी बातें हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से बनता है। एनिमल यूजेज, हम किस में एनिमल को यूज करते हैं और किस में नहीं करते। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में एनिमल को यूज करते हैं। हम यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, हम रैट को यूज कर सकते हैं, गोट को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास प्रॉब है, उसके अंदर एनिमल यूजेज नहीं होता, ठीक है ना। तो एथिकल हवाले से अगर कुछ लोग जो है ना वो एनिमल के हवाले से बड़ा कंसर्न होते हैं कि एनिमल्स को नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना, तो उनके लिए डीएनए आरएनए प्रॉब का तरीका जो है वो ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना सिंथेसिस डिपेंडेंसी, तो वही बात की है कि यहाँ पे हम एनिमल पे डिपेंडेंट है फॉर सिंथेसिस ऑफ आवर एंटीबॉडी। उसके बरक्स हम यहाँ पे प्रॉप के केस में देखें तो हम एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है, हम मशीन पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और सेंसिटिव कौन है आपके पास, आपकी बुक की लाइन है, प्रॉप्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडीज लेस सेंसिटिव होती हैं। इनको हम मॉडरेटली सेंसिटिव भी कह सकते हैं। याद रखें, हम ये कंपैरेटिवली कह रहे हैं, हम ये कंपैरिजन में कह रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मॉडरेट और हाई की बात कर रहे हैं। वरना अगर आपको सवाल आ जाता है कि क्या एंटीबॉडीज जो हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो सेंसिटिव है कि नहीं, तो आप कहेंगे दे आर हाईली स्पेसिफिक। अपने एंटीजन के लिए, अपने एपिटोप के लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन जब आपस में करते हैं, तो प्रॉब चूंकि इसके अंदर प्रॉपर एक सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि प्रॉपर एक सीक्वेंस से बाइंड करेगा, तो इट इज मोर बेसिकली स्पेसिफिक सेंसिटिव, ठीक है ना। तो ये आपके पास सारी की सारी डिस्कशन थी, ये सारा का सारा प्रोसीजर था, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, डीएनए प्रॉब्स को, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, पीसीआर को, बायोटेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली, हमने अभी तक डिजीज डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हम डिजीज की डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जैसे कि प्रॉब्स हैं। अब हम यहाँ पे बात मजीद करेंगे डिजीज की ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। या हम सर्विसेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। लिहाजा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।